नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों से अपील की, 7 अपील की, लेकिन विपक्ष बड़े पैमाने पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अभी तक चुनावी मशीनरी जुटी हुई थी, सरकार पूरी तरीके से चुनाव में जुटी हुई थी और अब चुनाव खत्म होते ही अचानक से जनता से अपेक्षाएं बढ़ गई है। आखिर क्यों इस मसले पर इतना बवाल मचा हुआ है, समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। राकेश सर, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे दास स्वतंत्र पर मुलाकात हो रही है। जी विक्रांत जी, धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया, साथ मांगा, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की बात की, तो अपील ही की है, कोई बंदिशें अभी लगाई नहीं है, विपक्ष हमलावर हो गया है। कैसे देखा जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने इस अपील को करने में देर कर दी है। हाँ। असल में वे थोड़ा सा व्यस्त थे चुनाव में, क्योंकि देश की चिंताओं से ज्यादा उनकी चिंता में चुनाव होता है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही थी कि जो संकट चल रहा है खाड़ी में, पश्चिम एशिया में, ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई इकलौता देश है। तमाम देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे ऐसे देश हैं, यहां तक कि पाकिस्तान पाकिस्तान की भी बात करेंगे हम आगे। इन सब लोगों ने कई हफ्ते पहले, एक आध देश ने तो एक आध महीने पहले, हाँ। एक सेल्फ डिसिप्लिन सरकारों ने अपने ऊपर लागू कर लिया था, सरकारी खर्चों में कटौती वगैरह वगैरह। उस पर हम आगे आएंगे। अब प्रधानमंत्री ने जो अपील की उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी आपके, हमारे और इस देश के लोगों के कंधों पर डाल दी है। आपको जो उचित लगे वो करो। वो जो उनका ब्रह्म वाक्य चल रहा है नरवणे जी की किताब के बाद से, सरकार कुछ नहीं करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई त्याग नहीं करेंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे, कोई बचत नहीं करेंगे। सब कुछ आपको करना है। मैं प्राथमिक तौर पर सिद्धांतः उनकी किसी एक भी अपील से असहमत नहीं हूं, हम्म। लेकिन हमारे गांधी जी कहा करते थे कि जो काम आप दूसरों को करते हुए देखना चाहते हैं, जो सुधार आप दूसरों में चाहते हैं, पहले वो सुधार खुद में कीजिए। हम्म। गुड़ खाने की सलाह उन्होंने दूसरे को तब दी जब उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों ने पहले खुद की नजीर पेश की, उसके बाद देश से अपील की। शास्त्री जी ने खुद उपवास रखा, उसके बाद देश से उपवास की अपील की। अपने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाया। इंदिरा गांधी ने चीन की लड़ाई में 1962 में 367 ग्राम सोना देश के डिफेंस फंड में डोनेट कर दिया, दान कर दिया। अब सवाल यह है कि मोदी जी जो अपील कर रहे हैं हम्म। उसका आशय क्या है। तो उसका आशय यह है कि हम तो असम के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में हम्म। लंबा काफिला लेकर जाएंगे, हवाई जहाज से लेकर सड़क मार्ग तक। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को जुटाएंगे। हम्म। हजारों हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता गाड़ियों में भरकर आएंगे। हम तो अपील करने के चंद घंटे बाद सोमनाथ में भी रोड शो करेंगे। हम्म। भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण टीम का प्रदर्शन भी देखेंगे, जिसमें न जाने कितना जेट फ्यूल फूका होगा। मैं 2 मिनट उस पर भी चाहूंगा, आगे उस पर जी, बात जी। करेंगे कि कितना ईंधन हमारे प्रधानमंत्री के आने जाने पर फूकता, उसकी भी बात करेंगे। उस पर मैंने अलग से एक वीडियो ही बनाया है। जी। प्रधानमंत्री उसके अगले दिन हम्म। बड़ोदरा में भी रोड शो करेंगे। हम्म। और तो और उनकी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना हुआ सौभाग्य सिंह नाम का नेता हाँ। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर उज्जैन से भोपाल पहुंचेगा। 250 किलो के मुक्के वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी हाँ। एक मंदिर विवाद को सुलझाने गए तो 200 गाड़ियों का काफिला लेकर गए। कल का है ये। हाँ। तो ये जो कथनी और करने का फर्क है, इससे समझना पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री अगर सरकार के खर्चों में कटौती का ऐलान करते, अपनी मीटिंगें ऑनलाइन करने की बात करते, राज्य सरकारों से, जहां बीजेपी शासित सरकारें, कम से कम उन्हीं से कह देते
कि आप ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, खुद सब कुछ करेंगे, जनता से कहेंगे सोना मत खरीदो। और तुर्रा ये कि 2024 के चुनाव में मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। आपने तो मंगलसूत्र खरीदना ही अपराध घोषित कर दिया। खाने का तेल खरीद खाने का तेल कम खर्च करना देशभक्ति से जोड़ दिया। अजीब अमृत काल है, इसका देशभक्ति से क्या संबंध है? लेकिन नरेंद्र मोदी सिवाय प्रपंच रचने के और कुछ जानते नहीं है। उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है सिवाय जुमले के मॉडल के। जी विक्रांत जी। सर, लेकिन जिसकी आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, जो आपने कहा कि उस पर बात करेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके ठीक तुरंत बाद अपने यहाँ ऑस्टेरिटी हम्म, मेजर्स किए। अब पाकिस्तान कैसा मुल्क है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री ने वो कदम उठाए। और हमारे देश की मीडिया ने उस समय बहुत थू थू की कि बताइए कैसा देश दिल्ली है, उड़ाई। युद्ध शुरू होते ही इस तरीके के ऑस्टेरिटी मेजर शुरू हो गए। और भारत देश देखिए किसी तरह का कोई ये असर नहीं पड़ रहा। भारत से कोई तुलना नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन कोई आज तुलना नहीं है। आज हम लोग भी वही अपील कर रहे हैं। तो इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान की जिस तरीके से निंदा हो रही थी, अब कम से कम सरकार से पूछना तो चाहिए कि क्या हम लेट हो गए। निश्चित तौर पर हम ही लेट हो गए। देखिए, पाकिस्तान को हम और आप लाख गरियाएं। पहली बात तो यह है, हमारे दर्शक समझ लें, पाकिस्तान हमारे आपके लिए कुछ बुरा देश होगा, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो बहुत ही हिजगरा देश है। उनका बहुत ही करीबी मित्रवत देश है। लंबी फहरिस्त है बीजेपी और पाकिस्तान के करीबी रिश्तों की। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेकर गए थे, आगरा में परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए थे, जसवंत सिंह ने किताब लिखी जिन्ना की तारीफ में, माननीय नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को शपथ समारोह में मिलाया, बुलाया, गले मिले, बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान गए, आईएसआई का एजेंट पठानकोट की जांच में शामिल हुआ। कितनी चीजें गिनाएंगे मोदी और बीजेपी के पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते की। इसके बावजूद अगर वहां के प्रधानमंत्री ने जो उपाय किए हैं वे तो सीखने लायक हैं। शहबाज शरीफ ने देश की जनता पर कटौती नहीं ला दी। पहले देश के नाम संबोधन में उन्होंने जितनी चीजें खुद पर और खुद की सरकार पर लागू की हैं उनका छोटे से दो चार उदाहरण बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट के खर्चे हैं उनमें कटौती होगी। अलाउंसेस जो हैं, व्हीकल अलाउंस कैबिनेट के मंत्रियों के, उनमें 50% की कटौती। सरकारी जो कॉन्वॉय कारकेड गाड़ियों के काफिले होते हैं उसके फ्यूल में और गाड़ियों की संख्या में 60% की कटौती। कोई नई खरीद नहीं, न एयर कंडीशनिंग, न वाहन, न फर्नीचर। पाकिस्तान की सरकार के किसी दफ्तर में कोई खरीद नहीं होगी। अगला कदम, कोई भी सरकारी आयोजन बड़े होटलों में नहीं होगा। जो सरकारी हॉल होते हैं, सिंपोजियम हॉल हैं, सभागार होते हैं, हर हमारे देश में भी तमाम सरकारी सभागार हैं, तो होटलों में कोई सरकारी सेमिनार और आयोजन नहीं होगा। सरकारी अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतनी लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने अपने ऊपर सरकार पर लागू की है, जिससे ईंधन की बचत हो सके, विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। जनता से अभी तक कोई अपील नहीं की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो हम लाख गरियाएं पाकिस्तान को, कम से कम इतना ही सीख लेते हमारे प्रधानमंत्री जी, पहले खुद पर कटौती लागू करते। आज असम में, कल असम में शपथ समारोह हुआ, इतने मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री आदर्श प्रस्तुत करते, कहते ठीक है औपचारिक रूप से समारोह होगा, मैं खुद जाऊंगा, लेकिन आप सब मत आइए, प्रधानमंत्री लोग, बाकी के मुख्यमंत्री ना आए। एक बहुत छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण मैं साझा करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। जी। 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से कांग्रेस की सरकार गिर गई। कोविड काल शुरू हो चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, हाहाकार मचा हुआ था देश में। शिवराज सिंह चौहान को शपथ लेनी थी। मैंने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखा मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल को, और उसमें अनुरोध किया कि राज्यपाल महोदय, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, इतना बीमारी बुरी तरह फैल रही है, तो कृपा करके इस शपथ समारोह को बहुत सीमित रखें। सिर्फ उतने ही मंत्री, उतने ही अधिकारी बुलाए जाएं जितनी जरूरत है, जिनको शपथ लेना है।
विक्रांत जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, राज्यपाल महोदय ने मेरी पोस्ट के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हाँ। जैसे ही उनके संज्ञान में आई, उन्होंने मुझे फोन किया, व्यक्तिगत रूप से राजभवन से फोन आया कि महामहिम बात करेंगे। मैं तो चकित रह अच्छा। गया, हाँ। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर पाठक, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी है और आपने जो कुछ लिखा है अपने पत्र में, मैंने कई चीजें उसमें लिखी हाँ। थी, 100% आपकी ही भावनाओं का पालन होगा। हाँ। राजभवन उसी तरह से शपथ कर रहा है समारोह जैसा आपने लिखा है। हाँ। लिटरली शब्दशः जो हाँ। कुछ मैंने सुझाव दिए थे, हाँ। राज्यपाल लालजी टंडन ने उसका पालन किया। और सिर्फ 3 मंत्रियों की शपथ हुई शिवराज के अलावा, उतने ही लोग राजभवन पहुंचे जितने जरूरी थे। हाँ। तो ये आदर्श प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? कितनी हजार गाड़ियां आज पहुंची होंगी शपथ समारोह में। हम्म। खुद प्रधानमंत्री अब विदेश यात्रा में जाने वाले हैं। 5 दिन 5 देशों की यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री का विदेश प्रवास हाँ। आवश्यक होता है, दूसरे देशों के साथ रिश्ते, हम्म। हमें उस पर बिल्कुल ऐतराज नहीं है। हम्म। लेकिन देश के भीतर उनके आने जाने पर जो खर्च होता है, उस पर भी बात करें तो उसमें कटौती तो कर सकते हैं ना प्रधानमंत्री। अगर आप अभी चाहें तो मैं उसका विस्तार दूं, या जी एक जी सवाल जी, आप कर नहीं नहीं लेंगे? नहीं, बताइए सर, उसका भी विस्तार इसी कंटिन्यूटी में। जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हैसियत है, हाँ। स्वाभाविक तौर पर हेड हम्म। ऑफ द नेशन है हमारा वो। हाँ। उसके आने जाने की जो व्यवस्थाएं, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम्म। लेकिन देश की सामान्य जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एयर इंडिया वन नाम के विमान में हाँ। चलता है। हम्म। ऐसे 2 विमान है हमारे पास इस समय। बेसिकली वो हाँ। विमान है बोइंग 777-300 ER नाम के। हाँ। और जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, हम्म। सिर्फ यही 3 लोग एंटाइटल हैं एयर इंडिया वन में चलने के लिए, जब वे इसमें सवार होते हैं तब इसका कॉल साइन होता है एयर इंडिया वन या इंडिया वन। प्रधानमंत्री जब इस एयर इंडिया वन में उड़ते हैं तो उसमें जो जेट फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो करीब करीब प्रति घंटे 7.5 टन से लेकर 8 टन, या 6.5 पौने 7 टन से लेकर 7.5 8 टन तक प्रति घंटे फ्यूल कंजम्पशन है इसका। हम्म। फिर प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़े, गुवाहाटी पहुंचे या कोलकाता पहुंचे या जिस भी राज्य की राजधानी में पहुंचे या जहां भी गए, हम्म। उसके बाद वे वहां से, एयरपोर्ट से, हेलीकॉप्टर से हाँ। संबंधित सभा स्थल के पास जाते हैं। हम्म। हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17। हम्म। इसमें 750 लीटर फ्यूल प्रति घंटे जलता है। इसके बाद प्रधानमंत्री हम्म। वहां से अपने कॉन्वॉय से, कारों के काफिले से रवाना होते हैं हाँ। सभा स्थल की जगह। हाँ। कहीं भी कार्यक्रम है, मान लीजिए भोपाल में भारत भवन में उनका कार्यक्रम है, रविंद्र भवन में, कहीं भी है। अब उनका जो कारकेड है, उनका जो कॉन्वॉय है, उसमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं? हाँ। आर्मर्ड BMW 7, हाँ। मर्सिडीज मैबेक, रेंज रोवर, BMW X5। इसके अलावा जो एस्कॉर्ट फॉलो वाहन है, हाँ। फॉलो पायलट, हाँ। उसमें है टोयोटा लैंड क्रूजर, जैमर वाहन, एम्बुलेंस, फॉलो पायलट। ये हाँ। तो वे गाड़ियां हैं जो ब्लू बुक के निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती। अब उसके बाद उसकी पूंछ देख लीजिए कहाँ खत्म होती है, टेल एंड उसका। प्रधानमंत्री के काफिले में पीछे वहां का मुख्यमंत्री, साथ में ही उनके। और हाँ। इस काफिले में एक डमी गाड़ी भी होती है, इसमें हाँ। खुद प्रधानमंत्री हाँ। बैठते हैं। एक में डमी होती है, हाँ। धोखा देने के लिए, कोई अगर हमला करना चाहे तो किस में प्रधानमंत्री है। हाँ। यद्यपि आजकल तो प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए चलते हैं, अपने हाँ। चेहरे पर भी उन्होंने एक फ्लैश लाइट लगवा रखी है गाड़ी में, तो वो गोपनीयता तो बची नहीं। अब उसके पीछे काफिला है, उस राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, IAS, IPS, SDM, ADM, थानेदार, चंगू मंगू, पन्ना प्रमुख, कितना लंबा काफिला चलता है। इस पूरे काफिले की, मैं उस काफिले की गिनती नहीं गिन हाँ। रहा, हाँ। जो उनके औपचारिक काफिले के बाद, सिर्फ जितना औपचारिक उनका जो कॉन्वॉय है, एयर इंडिया वन से लेकर सड़क पर गाड़ियों के दौड़ने पर, एक दिन अगर प्रधानमंत्री दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का फ्यूल जलता है। हम्म। सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं हम, बाकी खर्चों की बात ही नहीं कर रहे। हम्म। कितना और एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा होगा उनका,
बाकी लॉजिस्टिक्स पे जो खर्चा होगा उसकी बात ही नहीं। और अगर वो एक दिन में दो जगह जाए, मान लीजिए गुजरात गए वहां से, या पहले तेलंगाना गए फिर गुजरात गए, तो उस एक दिन में खर्चा डबल हो जाएगा। 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ईंधन का खर्चा है। क्या प्रधानमंत्री ने इसमें कटौती की बात की? क्या उन्होंने कोई पहल की है कि उनकी सरकार के मंत्रियों के काफिले छोटे होंगे? कौन सा इस समय इस देश में आतंकवादियों का ऐसा खतरा है कि, और उसमें एक और नाम जोड़ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ, गैर पंजीकृत संस्था के सुप्रीमो का Z+ सिक्योरिटी वाला काफिला, भाई उनको किससे खतरा है? मोदी जी के होते हुए डॉक्टर मोहन भागवत इतने खतरे में रहते हैं, उनका कॉन्वॉय देख लीजिए कितना बड़ा है। तो ये जो कथनी करनी का फर्क है, ये जो पाखंड है, इससे समझने की जरूरत है विक्रांत जी। मैं फिर कह रहा हूं, बचत करना सबकी जिम्मेदारी है, बचत करना ही चाहिए। हम सबको जरूरत है इस समय देश के साथ खड़े होने की, लेकिन पहल खुद सरकार तो करे जी। लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई ऑस्टेरिटी मेजर घोषणा भी नहीं की गई है। लोग ये उम्मीद तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, सामान्य लोग भी ये कर रहे हैं कि क्योंकि बिल्कुल हर आदमी चाहता है कि सर इस समय थोड़ा पैसा बचाया जाए, जो भी सेविंग हो जाएगी वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन सरकार अगर अपनी तरफ से घोषणा कर देती तो शायद उसका मनोवैज्ञानिक ज्यादा असर पड़ता लोगों के जहन में। निश्चित तौर पर देखिए, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, एक वेलफेयर स्टेट में सरकार का मुखिया और सरकार, वही सबसे बड़े हैं। देश में कौन है सबसे बड़ा? देश का प्रधानमंत्री, या औपचारिक प्रधान मान लीजिए हमारा राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति तो उस तरह से आवागमन उनका होता नहीं है, तो प्रधानमंत्री ये आदर्श खुद पहले प्रस्तुत करते। बाकी चीजों पर हम नहीं जा रहे, वो दिन में कितनी बार परिधान बदलते हैं, कितने कितने गमछे, कितने दुपट्टे, कितनी जैकेटें, कितने कुर्ते पजामे, धोतियां, पगड़ियां, उनके श्रृंगार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका शौक है, कर लेना चाहिए। लेकिन देश के सामने अगर आप एक ऐसी नजीर पेश करते, सबसे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में भी ये बताते कि सरकार किन किन मदों में, किन किन हेड्स में खर्चा कम करने जा रही है, उसके बाद लगता लोगों को कि हाँ हम भी करें। हमारा प्रधानमंत्री सबको छोड़ने को तैयार है। और देखिए उनकी अपीलों में कितनी अव्यावहारिक चीजें हैं। थोड़ा सा सिर्फ एक बिंदु ले लीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मेट्रो में चले। विक्रांत जी, 150 करोड़ लोगों के देश में कितने शहरों में मेट्रो चल रही है? देश की कितनी आबादी मेट्रो में आवागमन करती है, कृपया बता दीजिए। बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़ दीजिए तो बाकी मेट्रो कहाँ है महानगरों में? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, गिने चुने शहर हैं पूरे देश में। शहर क्या, महानगर है वे तो, उनमें मेट्रो चल रहे हैं। आप क्या ग्वालियर और जबलपुर के लोगों से मेट्रो में चलने की अपील कर रहे हैं? एक और, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेट्रो खाली चल रही है जब से शुरू हुई है। मजेदार बात यह है कि इंदौर मेट्रो कारपोरेशन ने, कंपनी ने, मेट्रो में शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, टीका लगन सगाई करने के लिए ऑफर दे दिया है। बाकायदा आप इंदौर की मेट्रो में रिसेप्शन, शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, उसकी फीस है। यहां तक कि आपकी इच्छा है कि खड़ी मेट्रो में आपको कोई पार्टी करनी है, वो चल नहीं रही, खड़ी रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो के स्टेशन पर आप खड़ी मेट्रो में पार्टी करें। आपको लगता है कि दौड़ती हुई में आपको पार्टी करना है, कि वो चली जा रही है इंदौर एयरपोर्ट से लेकर खजराना तक, भंवरकुआं तक, तो आप चलती हुई मेट्रो में बर्थडे पार्टी कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते देश में मेट्रो की क्या हालत है? मेट्रोपॉलिटन में सचमुच मेट्रो जरूरी है, जितना इतनी है कि बाकी बची आबादी अगर उसमें चलने लगे तो क्या हालत होगी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी आपके दिल्ली का वो जो राजीव चौक स्टेशन है, वहां जाकर देख लें किस तरह मारामारी होती है। बिल्कुल। हम फिर दोहरा रहे हैं, अपील करने से पहले न तो उन्होंने इसके दुष्प्रभाव का आकलन किया, इसके अलावा एक चीज और है, आपने सोना न खरीदने की अपील की है, बहुत अच्छी बात।
आपने सोचा इस देश में कितने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे? पूरे देश में आप ज्वेलर्स की बात छोड़ दीजिए, वे तो लखपति कारीगर करोड़पति हैं, बिल्कुल। चला लेंगे काम हाँ। एक साल तक। हाँ कारीगर कारीगर, सर। हाँ। सेल्स गर्ल्स, हाँ। सेल्समैन, सेल्स गर्ल, उनका क्या होगा? वे एक साल तक कैसे पेट भरेंगे? किसी छोटी मोटी अच्छी ज्वेलरी की दुकान पर 10-20 सेल्स गर्ल हाँ। होती हैं कम से कम। हाँ। तनिष्क के आप किसी शोरूम पर चले जाइए, और हाँ। आके किसी शोरूम पर चले जाइए, उनको तनख्वाह कैसे देगा ज्वेलर? जो कारीगर बेचारे सड़कों पर हाँ। बैठकर जेवरात बनाते हैं, या गुजरात में, हाँ। महाराष्ट्र में, देश के कई राज्यों में जो कारीगर जेवर बनाते हैं, सब जगह मशीनों से जेवर नहीं बन रहे हैं आज हाँ, भी इस देश में। बिल्कुल सही बात है। उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उनका पलायन शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मोदी जी ने सोचा ही नहीं। हम्म। अंतिम बात जोड़ देते हैं, उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा न करें। हाँ। कल उन्होंने बड़ोदरा में कहा, हाँ। विक्रांत जी, बड़ी मजेदार चीज, हाँ। उन्होंने कहा कि आप तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने पास में आकर शादी करें, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। हाँ। और कहा कि सरदार साहब खुद मौजूद रहेंगे आपके बेटा बेटी की शादी में। आशीर्वाद। जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वर्ग हाँ। से उतरेंगे, हाँ। विक्रांत यादव अपने बच्चे की शादी जब वहां करने जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, तो सरदार साहब आशीर्वाद देंगे स्टेज पर आकर। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, हम्म। इस महादेश में कितने लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाते हैं? मैंने ट्विटर और फेसबुक पर सवाल पूछे हैं। हाँ। नंबर एक, कितने लोग विदेशों में जाकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं? हाँ। नंबर दो, पिछले एक साल में कितने भारतीयों ने विदेश जाकर शादी की अपनी औलादों की? हम्म। नंबर तीन, मैं आपसे पूछ रहा हूं विक्रांत यादव से, मैं हाँ। हमारे दर्शकों से, हाँ। द स्वतंत्र के सारे दर्शकों को पूछ रहा हूं, आपको अपने जीवन में आज तक कितने ऐसे कार्ड मिले हाँ। हैं, कितने ऐसे न्योते मिले हैं जिसमें आपको विदेश में हो रही शादी के लिए निमंत्रित किया गया है? अंतिम प्रश्न, ऐसे न्योते अगर मिले तो आप कितनी बार विदेश गए शादी समारोह अटेंड करने? तो मोदी जी जब अपील करते हैं तो तर्क को बलाए ताक रख देते हैं। 0.0000 हाँ, 1% बिल्कुल। भी लोग इस देश के हाँ नहीं है। विदेश में जाकर शादी नहीं करते, हैसियत हाँ, ही नहीं है देश के लोगों की। बिल्कुल सही बात है। और जिनने की है हाँ। अपनी औलादों की वेनिस में शादी, इटली में, हाँ। वो तो माननीय प्रधानमंत्री के सबसे करीबी राष्ट्र सेठ हैं। हाँ। उन्हें उपदेश नहीं दिया विदेश जाकर शादी मत करो। हाँ। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जी। एक अंतिम सवाल सर और पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन कॉलेज ये सब के भी जिक्र किया, तो थोड़ा डाटा देख रहा था, 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है, 99 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, और 61,540 स्कूलों में ही नहीं है, यानी लड़के लड़कियों दोनों का। 15,000 के करीब स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते होंगे, वो इन स्कूलों में पढ़ ऑनलाइन। रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं सर? उनको अपने घर पर क्या मिलेगा जो वो इस स्कूल में आ रहे हैं? उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किन किन साधनों में वो जी रहे हैं। उनसे ऑनलाइन शिक्षा की उम्मीद करना कैसे हो पाएगा? इसमें एक आंकड़ा और जोड़ लीजिए, जी। पिछले 12 सालों में इस देश में कितने स्कूल बंद हो गए। हाँ बिल्कुल। और अकेले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तो आप सर्च कर लीजिए, अभी गूगल पे मिल जाएगा, या ग्रोक बता देगा, ग्रोक भाई हाल बता देते हैं सब कुछ। हजारों स्कूल योगी आदित्यनाथ की सरकार में बंद हो गए। बहाना उसमें यह किया गया है कि कई हजार मर्ज कर दिए हैं, हाँ, लेकिन कई हजार तो औपचारिक रूप से बंद हो गए। बंद हो गए। आपने ये जो आंकड़ा बताया, इन आंकड़ों के आधार पर मोदी जी से कोई पूछेगा कि इस देश में जहां पर लाखों बच्चे मिड डे मील पर आश्रित हाँ। हैं, जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, हम्म। उनमें से कितने घरों में इंटरनेट होगा? हाँ। कितने घरों में कंप्यूटर या लैपटॉप होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकेंगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे? किस लेवल के स्कूल की बात कर रहे हैं आप? मिडिल से ऊपर की मान लेते हैं, चलिए, उससे नीचे का तो कंप्यूटर खैर चलाएगा। तो क्या सचमुच में इस देश में
इतनी संपन्नता है कि बच्चे ऑनलाइन अपने घर से क्लास अटेंड कर सकें। कितने कंप्यूटर हैं इस देश में, कितने लैपटॉप हैं इस देश में, किस लेवल के लोगों, किस आर्थिक दशा के लोगों के पास इतनी संपन्नता है कि उनके घर में लाइट हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, ताकि वे ऑनलाइन क्लास ले सकें। तो नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं, जो अपीलें हैं, वे मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस देश के मुखिया की तरफ से इस तरह की बातें और इस तरह की लापरवाही, इस तरह की देरी और अलाली, वो जो किसी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कुआं, आग लगने पर कुआं खोदने निकले हैं, पवन खेड़ा ने कहा है। हाँ, सच बात यह है कि पूरी दुनिया को पता था कि ईरान युद्ध के चलते संकट गहराएगा। हाँ, 5 राज्यों में चुनाव थे, इसलिए आप सुध नहीं ले रहे थे, आप कोई चिंता नहीं कर रहे थे किसी चीज की। गृह मंत्री चुनाव अभियान में एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल को, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सब कुछ है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। विपक्ष साजिश कर रहा है देश को बदनाम और सरकार को बदनाम करने के लिए। अब तो खुद प्रधानमंत्री देश को बदनाम कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट तो खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संकट बहुत भीषण है, बहुत बड़ा है। जिस तरह वो कोटक महिंद्रा के हाँ। फाउंडर ने, उदय कोटक ने कहा है कि आने वाले दिन बहुत ज्यादा गंभीर हैं, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उदय उदय कोटक कोई आईटी सेल के ट्रोल आर्मी के हाँ। पन्ना प्रमुख नहीं है। हम्म। तो अब सचमुच में देश एक अंधी गली में, एक अंधी सुरंग में दाखिल हो गया है। इसका आखिरी सिरा, इसका छोर कहाँ है? रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही विक्रांत। चलिए सर, उम्मीद करनी चाहिए कि रोशनी की किरण कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, और दिखाई। देश के लोगों को भी थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि संकट गंभीर है। और देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।